बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुदरत का एक निज़ाम है, हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, अपने कामों को निकलते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा ज़िंदगी दी है, दोबारा इतनी खूबसूरत सुबह दी है, दोबारा हमें लोगों की चहल पहल नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हम तंदुरुस्ती के साथ उठते हैं, खाते पीते हैं, अपने कामों को जाते हैं। मैंने आज रास्ते में एक शख्स देखा जो कि हाथ पाँव जिसके नहीं थे, तो आप यकीन माने कि मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। फुटपाथ पे वो सो रहा था, ना तो छत है ना हाथ पाँव है, फिर भी अल्लाह ताला ने उसके लिए भी कुछ सोचा है, वो भी ज़िंदगी गुजार रहा है। जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतें हाथ पाँव से हमें नवाजा है, हम अपने काम खुद करते हैं, खुद आते जाते हैं, खुद तमाम चीज़ें इन आँखों से इस कुदरत की खूबसूरती को देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बड़ी नेमतें कुछ भी नहीं है। हम अक्सर परेशान रहते हैं ख़बरें देख के कि महंगाई है, परेशानियाँ हैं, लोड शेडिंग है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एक साइड पे हो जाती हैं जब आप ये देखते हैं कि आप तंदुरुस्त हैं, आप सेहतमंद हैं। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का जितना आप शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से सेहत मांगे, यकीन माने सेहत हो, तंदुरुस्ती हो तो दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है। आज के शो का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से। आज का पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है। जब तक इंसान ज़िंदा है तौबा का दरवाज़ा खुला है। यानी जब इंसान दुनिया से जाता है और उसकी मौत का वक्त आ जाता है, हालत नज़ा में है, जब पर्दे उठ जाते हैं तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में जगह जगह पर अपने बंदों को इसी बात की तलकीन की है और यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यानी अगर तुमसे गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, अगर तुमसे ख़ताएँ होती हैं तो कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में आकर अपने गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देता है। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह अपने बंदों के माजी को नहीं देखता, वो सिर्फ़ अपने बंदों के हाल को देखता है। यानी माजी में क्या किया क्या ना किया उससे अल्लाह को कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आ जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि आज तुम मेरे पास आए हो, तुमने तौबा की है, तो तुम ऐसे हो गए हो कि जैसे तुमने आज जन्म लिया है, आज तुम पैदा हुए हो। कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ईमान वालो अल्लाह की तरफ पलटो और तुम्हारा ये पलटना मज़बूत और मुस्तहकम होना चाहिए, ये तुम्हारी तौबा। कुरान मजीद के अलावा अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें इसी बात का ज़िक्र मिलता है कि आपने फरमाया कि सहरा में, गुलिस्तान में अगर एक शख्स का ऊँट गुम हो जाता है और वो उसे तलाश करते करते थक कर परेशान होकर सो जाता है, जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी सवारी उसके पास खड़ी होती है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तो अल्लाह भी ऐसे इंसान से भी कहीं ज़्यादा खुश होता है कि जब बंदा उसके दर पे वापस आ जाता है और उससे मुआफ़ी मांग लेता है। दुआ इस बात की कीजिए कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफ़ीक दिए रखे और हमें अपनी नाफरमानी से, मासियत से हमें हमेशा बचाए रखे, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह हमें ईमान के साथ और यकीन के साथ लेकर जाए। ये थी आज की अच्छी बात। खबरें कौन सी हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम कैसा है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों मौसम अच्छा रहा, अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीली आएगी और इस महीने के एंड पे बारिशों का कहा जा रहा है, लेकिन ये मानसून में मौसम का कुछ आपको नहीं पता होता। बारिश की प्रेडिक्शन होती है लेकिन बारिश नहीं होती, और समटाइम बारिश की प्रेडिक्शन नहीं तो बारिश हो जाती है। आज का मौसम कैसा होगा, टुडेज वेदर शामिल करती हूँ।
मायदा की तरफ चलेंगे। जी मायदा, कहिए इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और आइंदा 24 घंटों में कैसा रहने वाला है? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में मौसम जो है अभी तक तो जो है वो नॉर्मल ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो बारिशें हुई उससे मौसम में जो है ख़ासी बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। आज भी हमारे शहरियों को कहीं कहीं जो है वो हल्की सूरज की किरणें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और उसी के साथ जो है कभी कभी दिन के औकात में बादलों का बसेरा भी देखने में नज़र आएगा। तो सारा दिन जो ओवरऑल है सूरज और बादलों के दरमियान आँख मिचोली का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। उसी के साथ आप देख सकती हैं कि हवाएँ भी जो है वो ठंडी चल रही हैं, जिससे मौसम में मज़ीद जो है वो थोड़ा टेम्परेचर जिसके बायस हमें तपिश महसूस की जाती थी उसमें जो है वो नुमाया कमी देखने में नज़र आ रही है। बारिशों की अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटे में जो है वो बारिशों की ताहाल कोई प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई और आइंदा हफ्ते में भी बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए। लेकिन आज नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसके बायस मौसम जो है शहर का वो नॉर्मल रहेगा और जिस तरह गर्मी महसूस की जा रही थी पिछले दिनों में उसमें भी जो है वो कमी देखने में नज़र आ रही है। जी थैंक यू मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने बता दी कि मौसम आज कैसा है और कैसा रहेगा। अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर एक बार फिर से अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी बज उठी है। कोरोना की नई लहर, मुस्बत केसेस की शरह 2.4 हो गई। 3 माह बाद केसेस में इजाफा। नई लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन की डोज मुकम्मल की जाए। पनागाहों को नशे के आदी अफराद के लिए बहाली मराकज में तब्दील। मुलजिम की बजाय मुतासरा शहरी समझकर देखभाल करेंगे DIG ऑपरेशन। कुर्गिस्तान से आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। और 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 100 अरब की सब्सिडी। वेलकम बैक। खबरें आप आज की जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह करम शुक्र। नाजरीन, हमने आगाज़ में बात की थी तंदुरुस्ती की, सेहत की, और आपकी तंदुरुस्ती सेहत इसी में ही है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ बचाव करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही SOPs हैं जिनका ख्याल रखना है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बाहर के ममालिक में कोरोना सर उठाने लगा है। आमिर भाई, क्या कहेंगे आज की पहली खबर के बारे में? आप सबसे पहले आपको खुश रहना है और जैसे भी हों हालात। आपने सुबह जब जिक्र किया तो दिल ही दिल में, क्योंकि बोल नहीं सकते थे, माइक लगा था, अल्लाह का शुक्र अदा किए जा रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें तमाम नेमतें अता की और वो ख़ास नेमतें जो उसने अपने ख़ास बंदों को, यानी सेहतमंदी, फिर आँखें ठीक, फिर कान ठीक, फिर हर चीज़, आपका जिस्म का हर अज़ा ठीक है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको वो जो उसकी कारीगरी है उसमें उसने आपको बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। अब आपका काम था कि आप अपनी इस खूबसूरती को लेकर इस माशरे को खूबसूरत बनाएं ताकि तमाम लोग जो हैं उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट रहे, परेशानी, दुख, तकलीफ़ कम से कम हो। मैं ये तो नहीं कहता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम हो। और इसीलिए जब भी मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ तो मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ और हंस रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आप लोगों के सामने, याना के सामने आकर बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। खबर आपकी क्या है जी? आज के 3 माह बाद केसेस में इजाफा। लोग भूल गए थे आमिर भाई, एक बार फिर से कोरोना आ गया है। अब पता है लोग क्या कह रहे हैं, ये कोरोना कुछ नहीं है। पहले भी लोगों का बिहेवियर ये था, लेकिन अब लोग जो है ना इसके आदी हो गए हैं और नज़ला, जुकाम, बुखार, फिर वो कह रहे हैं ये रूटीन है, कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं अगर कह दूं कोरोना कुछ नहीं है तो फिर नहीं, आप नहीं कह सकते, मुझे पता है कोरोना कुछ नहीं है। मैंने 3 कोरोना की वेव्स को जो है खुद से भुगता है। अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है तो ये आपके लिए एक फ्लू से ज़्यादा कुछ नहीं है, और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ये आपके लिए एक जानलेवा मर्ज है। आपने लास्ट वाला कोविड जो आप मुतासिर हुए, आपने बताया था क्योंकि आपकी वैक्सीनेशन थी, इसलिए मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अपने आप को खुश रखें, अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतर रखें, वक्त पर खाएं, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, हल्की फुल्की वॉक करें, अपने आप को खुश रखें। और जो शादीशुदा हज़रात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त
अपनी फैमिली के साथ गुजारने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूँ, शायद कहने लगे खुश नहीं रहते वो लोग, नहीं खुश रहते, फैमिली के साथ नहीं खुश रहते आमिर भाई, सीरियसली फैमिली के साथ खुश रहें। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिब्बिया जो हमारे हाथ में है, डिजिटल डिब्बिया जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। शायद इस बात पर मेरी बेटी आमना और मेरी बेगम जो है वो ये कह रही हूँ कि घर पे भी आके ये ऑफिस का काम मेरे काम की नौयत डिफरेंट है, मुझे एक मैसेज आना है तो मैंने उसको देखना है। लेकिन अगर आप फजूल में बैठकर उस पर कोई टिकटॉक देख रहे हैं, कोई ऐप पे गुजारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली से कट गए हैं। सही आप ग्लोबल विलेज में चले गए हैं, लेकिन जहाँ बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं वहाँ से चले गए। इससे बेहतर नहीं था कि मैं अपने बच्चों के साथ वो वक्त गुजारता, मैं वो जो फूड जो मेरे सामने रखा गया, खाना रखा गया, उसको एंजॉय करता और उनके साथ गुफ्तगू करता, चाहे शाम का बहुत कम वक्त। मैंने पहले कहा हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी है कि हमें बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन वो वक्त भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ भरपूर तरीके से गुजारें, वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। और मैं ये जानता हूँ कि खुशी जो है और ये जो अंदर का सुकून है, ये कोरोना के ख़िलाफ़ बेहतरीन मुदाफ़ती निज़ाम है। बात वहीं पे आ गई, ना सिर्फ कोरोना, आपकी खुशी जो है ना, आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, वो आपको हमेशा मजबूत रखती है। मैंने ये 3 कोरोना की जो स्टेजेस हैं ये अपनी खुशी के सहारे ही गुजार ली। मैं अपने मोबाइल के ऊपर मैंने रोज़े रखे सारे, मैं बताता हूँ, मैं 21 दिन हॉस्पिटल में रहा, 20 रोज़े मेरे हॉस्पिटल में थे। तो मैंने वो मोबाइल फ़ोन ऑन कर लेता था, सहरी इफ्तारी पे बातें करता था, गुफ्तगू करता था। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी मुझे कुव्वत देती हैं। तो ये जब तक आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होंगे और एहतियात नहीं करेंगे, ये जो फैमिली के साथ अटैच होना है, इसका दूसरा मतलब ये है कि भाई ज़रा बाहर गैदरिंग में कम से कम जाए। आमिर भाई ईद आ रही है, मवेशी मंडियाँ लगेंगी, लोगों की गैदरिंग्स तो होंगी। और आपको पता है हमारे यहाँ तो एक रिवायत है, बच्चे साथ लाजमी कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर लेने हमें साथ जान लेके जाना भी चाहिए, बच्चों को पता भी चलना चाहिए। लेकिन एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें, मास्क पहने और सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई है अभी तक और आप ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना कुछ नहीं है, तो कोरोना है। जो मैंने पहले बात की थी वो मैंने इसलिए की थी कि जिन लोगों ने, मैं तो बूस्टर डोज भी लगवा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो करा लें, उनके लिए कोरोना कुछ नहीं है। एक फ्लू, एक बुखार, एक छोटी सी हल्की सी सर दर्द के अलावा ये कुछ नहीं कहेगा आपको, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। और वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने इतने ज़बरदस्त इंतज़ाम किए रखे और फ्री में लोगों को वैक्सीनेटेड किया। और मैं समझता हूँ कि ये चाहे पिछली गवर्नमेंट का काम था, लेकिन उन्होंने बेहतरीन अंदाज से उसको किया। यही कैप्टन उस्मान थे, इन्होंने डोर टू डोर जाकर, जो कमिश्नर हैं इस वक्त, मास्क तकसीम किए, वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया। मैंने अपनी सोसाइटी में इनको बुलाया, इन्होंने वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगवा दिया कि जो लोग नहीं जा सकते हैं दूर दराज में, या वो इस बात पे परेशान रहते हैं कि जी कौन इतना वक्त निकालेगा, वो आए, वो 3 दिन के लिए कैंप लगा, उसमें बेशुमार लोगों ने वैक्सीनेशन कराई। तो मैं समझता हूँ कि अब भी गवर्नमेंट को ऐसे तमाम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देने चाहिए जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। ये एक वाहद हल है। नादरा का डाटा आपके पास है, नादरा का डाटा अटैच है NCOC के साथ, और उसके बाद आप उसको जो है शनाख्ती कार्ड से देखें कि ये वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसका अकाउंट ब्लॉक करें, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें, और अगर फिर भी ना माने घर की बिजली काट दें इस गर्मी में। उसको कहा वैक्सीनेशन करा तब पंखा चलाएगा तुम, बिल्कुल वैक्सीनेशन करा तब तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी मिलेगा। आपको हर मुमकिन कोशिश जो आप कर सकते हैं अपने एंड से, आपको गवर्नमेंट को अब फोर्स वैक्सीनेशन कराने का जो है वो जरूरत है। वैसे कंपैरेटिवली शुरू में लोग वैक्सीनेशन से रिलक्टेंट थे, अब बहुत हद तक लोगों ने आमिर भाई करवा रखी है। वो असल में ऐसी बातें फैला दी गई कि वो जी बिल गेट्स जो हैं वो आपके अंदर एक चिप दाखिल कर देगा और वो चिप से आपको दुनिया भर में कंट्रोल करेगा। जिनकी यहाँ कोई नहीं सुनता, उनके अंदर बिल गेट ने चिप डाल करके क्या करना था, क्या वो चांद पे ले जाता है। कुछ ताबकारी की लोग बातें करते थे कि चांदमारी वाले लोग हैं, इनको चांदमारी इन पर होनी चाहिए जो वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं। ये वैसे ही हैं जैसे पोलियो के कतरों के खिलाफ चंद खूनखार लोग मौजूद हैं जो इस माशरे में से पोलियो ख़त्म नहीं होने देंगे। इस ऐसी दुनिया में आप चीचक थी, चीचक ख़त्म हो गई, मुझे बताएं आप दुनिया भर में नहीं है, पोलियो भी ख़त्म हो सकता है। और ये जिसको हम आज कोरोना कहते हैं इसका भी खात्मा हो सकता है, लेकिन ये आपकी मदद से हो सकता है। जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, फौरी तौर पर उनको वैक्सीनेशन कराएं। कुछ होने वाला नहीं है उनको, और ना उनकी
कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने जो है वैक्सीनेशन कराई, मैं आपको बताऊं, मैंने जो ट्रायल बेसिस पे वैक्सीनेशन कराई थी, जो अभी ट्रायल बेसिस पे थी। हाँ, हमारे ऑफिस में बहुत सारे जब लोगों मुझे ने कराई थी कोरोना UHS से। जब मुझे कोरोना हुआ ना, तो मैंने अभी बताया कि मैंने 21 दिन गुजारे हॉस्पिटल में और 20 दिन मैंने रोजे रखे। उसकी वजह ये थी, शायद वो जो ट्रायल वैक्सीनेशन थी वो सही वाली थी, जिसने मुझ पर वो असरात नहीं आने दिए बिल्कुल कि आपने मुझे सही सांस का कहा। प्रॉब्लम होता, मुझे कोई बात करने का मसला बनता, मेरे फेफड़ों पे कोई इफेक्ट होता, वो सब कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल सेहतमंदी के साथ हॉस्पिटल में रहा, आइसोलेशन में रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद घर पे रहा 2 दफ़ा आइसोलेशन में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन आपको किसी हद तक आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त वो जो एक्सट्रीम लेवल है कोविड का, उससे आपको बचा के रखती है। तो हमारे सामने हम अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करते हैं कि आपको पता चले। हम माशाल्लाह तंदुरुस्त यहाँ पे बैठे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। हमने भी वैक्सीनेशन करवाई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो अगर आपने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, वाकई कोरोना कुछ नहीं है, अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है। वेंटिलेटर से वैक्सीनेशन ज़्यादा बेहतर है, मैं ये आपको बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है तो आप इसकी शिद्दत से बच सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं। मुतासिर होंगे भी तो उस तरह से कोरोना अटैक नहीं करेगा। सो वैक्सीनेशन के बाद अगर काफ़ी अरसा गुजर गया है तो मोबाइल अभी आप किसी को करे याद करा देते हैं, इतने हफ्ते बाद आपकी बूस्टर डोज बनती है तो आप लगवा लें। तो ज़रूर लगवाएं ताकि आप कोरोना की शिद्दत से खुद भी महफूज रहें, अपनी फैमिली के दीगर मेंबर्स को भी महफूज रख सकें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ख़बर है जी, पनागाहों को नशे के आदी अफराद के लिए बहाली मराकज़ में तब्दील। अच्छा जी, हमने DC साहब का कुछ बीपर किया आज से तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले की बात है कि क्यों नशे के आदी अफराद जो हैं, कभी आपको कहीं गिरे नज़र आ रहे हैं, आप चुबुर्जी चले जाएँ, आप दाता दरबार के करीब चले जाएं, इनको उठाया जाता है, इनको जेलों में डाला जाता है, वापस आते हैं दोबारा से नशा करते हैं। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इनको रखा जाए, कोई ऐसे बहाली मराकज़ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर प्रॉपर इनका इलाज मुआलजा किया जाए, इनके लिए जगह मुख्तस की जाए। तो आमिर भाई, ये अच्छा इनिशिएटिव है? नहीं, आपने कहा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहता अच्छा, मुझे क्योंकि DC साहब की बात याद है ना कि कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ रखें इनको? वो DC है, वो ये मुदस्सिर रियाज मलिक साहब के टाइम की बात है। जो भी है वो DCs हैं, वो उन बेचारों को शायद प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह के मामला अब प्रॉपर नहीं अगर पेश आपको आते हैं। जगह मिल गई है तो ये बेहतर क्यों नहीं है? मुझे समझा दे। वो एक पेपर देकर अल्लाह ताला ने उनको वो याददाश्त दी, जिस याददाश्त की बेस पर उन्होंने वो पेपर दिया और उसके बाद वो खुद को अकले कुल समझते हैं। ये तमाम CSP ऑफिसर्स की ये होती है। प्रैक्टिकली ये है कि ये पनाहगाहें बिल्कुल सही बनाई गई थी, इनको रहना चाहिए और जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जो मुसाफिर आते हैं उनको अगर एक रात गुजारनी है और सुबह उनको फ़्लाइट लेनी है तो वो एक रात कहाँ गुजारें, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला था। जी, इन पनाहगाहों ने वो मसला हल कर दिया था। किसी का ट्रेन, अगर यहाँ पर किसी की बस गाड़ी ख़राब होती है तो मुसाफिर आता है, तो इसके लिए पनाहगाहें थीं। ये पनाहगाहें नशइयों के लिए नहीं थी। मुझे तो ये पता चला था कि प्रॉपर उन लोगों को रिहाइश की इजाज़त नशे के आदी अफराद का अगर कोई हल है तो वो आपकी जेलें हैं। जेलों में आप बहाली मरकज़ बनाएं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। वहाँ से भाग कर जाना और वहाँ पे ड्रग्स को अंदर लेकर जाना, वो अभी कुछ लोग जो देख रहे होंगे वो कहेंगे जी जेलों के अंदर भी ड्रग मिल जाती है, लेकिन वो मुश्किल काम है, पैसा लगता है उस पर। और ये जो आप नशे की बात आदि के अफराद की करते हैं, नहर किनारे जो पड़े हैं, जो दाता दरबार, चुबुर्जी, राउंड आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन के नीचे जो पानी का ड्रेन है, वो क्योंकि बंद हो चुका, उसकी सफाई कभी नहीं हुई, तो वो आजकल उनका बेड है, उस पर वो लेट के आराम से जो है वो नशा करते हैं। और ये नशा जो है उनको मिल भी जाता है आसानी के साथ। अगर इनको कहीं आना जाना नहीं पड़ता उनको, अगर इनके लिए डिस्ट्रिक्ट जेल्स में ये कैद खाने जो बहाली मरकज़ के नाम से हों बना दिए जाएं और इनको ज़बरदस्ती इनसे नशा जो है छुड़वाया जाए, ज़रूर उसमें से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। ये पनाहगाहें बिल्कुल इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई थी। यहाँ पर लोगों की एक्सेस आसान होगी, सिक्योरिटी का वही मसला होगा। ये पुलिस शायद अपनी जान छुड़ाना चाहती है और शायद ये गवर्नमेंट जो है मुझे कहना नहीं चाहिए, इसको करना नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि पनाहगाहों पर जो ठप्पा या स्टैंप लगी है PTI गवर्नमेंट की, उसको हटा दिया जाए। लेकिन ये इसका कोई हल नहीं है। हल ये है कि नशे के आदी अफराद को उठाया जाए, उनको जेल में भेजा जाए जहाँ बहाली मरकज़ हो और वहाँ उनको बहाल किया जाए। वहाँ पर ही तमाम डॉक्टर्स अवेलेबल हों, तमाम मेडिकल जो असिस्टेंट्स है
वो अवेलेबल हो, मेडिसिन मौजूद हो, तो शायद ये लोग ज़िंदगी में वापस लौट आएँ जो हमसे दूर चले गए नशे में जाकर। लेकिन इन मराकज़ को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस पर बनाए, इसलिए मैंने आपके शुरू में कहा कि मुझे इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है। सही। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, इसके लिए जो इतना पैसा और हमारे यहाँ ज़रा सा आपने कोई काम करना हो तो बता दिया जाता है, इसके लिए तो बहुत भारी बजट जो है वो चाहिए होगा। आपने कहा मराकज़ बनने चाहिए, आपने कहा कि ये इसके अलावा हल कोई नहीं है। नशे को किसने कंट्रोल करना है? ये जो पूरा नेटवर्क है, जब तक ये तो नशई अफराद तो छोड़ दे, मैं कहती हूँ आपकी नौजवान नस्ल जितनी तबाह हो रही है, आपने सबसे पहले रूट तक ही नहीं आमिर भाई जाना, तो मुझे सिर्फ ये बता दे अच्छा, फायदा क्या ये है? एक बिल्कुल डिफरेंट आप जो बात जुड़ी कर है रहे ना हो चीजें आमिर भाई, ना, मैं बिल्कुल मेरा आप ठीक हमेशा कहती हो, जुड़ी रहती हैं। जो ये आजकल आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नशा फरोख्त हो रहा है, इसकी तबाही रोकथाम, है, यकीन माने तबाही है। इसकी रोकथाम ज़रूरी है और इसके लिए हमारे बहुत सारे अदारे काम करते खुले हैं, आम कर भी रहे हैं। ड्रग्स जो है फरोख्त की जा रही हैं यूनिवर्सिटियों के बाहर, आप लोग बेहतर बाहर के अंदर फरोख्त होती हैं। अंदर एक स्टूडेंट जो है बिल्कुल। जब वो ड्रग एडिक्टेड हो जाता है तो उसके बाद वो उसी एडिक्शन को लेकर बाकी बच्चों में चला जाता है। वो एक मछली जो गंदी होती है वो सारा तालाब गंदा करती है, और किसी को इंजॉय के नाम पर, किसी को अपनी स्टडी पर फोकस करने के नाम पर, और किसी को घर की परेशानियों से दूर करने के नाम पर ये नशा हमारे तालिब इल्मों में लगाया जा रहा है। अब इसकी रोकथाम के लिए यूनिवर्सिटीज़ को भी काम करना चाहिए, और वहाँ पर मैं समझता हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर एक क्लास जो है वीक में एक दिन इस तरह जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी ज़रूर होना चाहिए, उनका एक पीरियड एक हफ्ते में ज़रूर होना चाहिए कि वो हर क्लास हर सब्जेक्ट में जाएं और बच्चों को समझाएं कि मसाइल का हल या पढ़ने का तरीका ये नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी कैसे बसर की और वो कैसे बसर करना चाहते हैं, उनको इस पर गाइडलाइन दी जाए। इसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो अपने काम को और तरीक़ेकार को बढ़ाएं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो महकमे इस काम को रोकने के लिए हैं वही इस काम को प्रमोट करते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं जिसमें पुलिस एहलकार जो हैं वो नशा करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या खुद नशा बेचते हैं। तो ऐसी काली भेड़ों को निकालना जो है वो हमारे हाई अफ्स का काम है, वो इस अमल पे आ गया है। और मैं आपको बताऊं, पुलिस डिपार्टमेंट में हर शख्स का 1 साल के बाद ड्रग टेस्ट होना चाहिए। क्या वो ड्रग एडिक्टेड तो नहीं है, जो मैंने बात की कि पहले ख़ुद वो एडिक्ट होता है और उसके बाद वो दीगर लोगों को इस काम पे लगाता है। इसका टेस्ट हमारी फोर्सेस के अंदर जो पुलिस फोर्स है जिसका बराह रास्त शहरियों से तल्लक है उसमें ज़रूर टेस्ट होना चाहिए, ताकि उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर उनकी तरक्कियाँ, तनज़लियाँ या उनको महकमे से फारिग करने का अमल जो किया जाए। अगर ये 5, 7 साल, 8 साल ये प्रैक्टिस की जाए तो मैं समझता हूँ इसमें से काली भेड़ों को निकाला जा सकता है। लेकिन हमजा शहबाज साहब को अभी तो कबीना अपनी बनानी है, कबीना के इजलास बनाने हैं, होने जा रहे हैं अभी वो खैर वो उनका वो काम जो है वो कुछ इस तरह से नज़र नहीं आया जैसे उनके वालिद का है। आमिर भाई थोड़ा सा वेट कर लें, अभी इतना टाइम कितना वेट करेंगे, यहाँ वेट करने वाला मामला ही नहीं है। 1 साल का टाइम है इनके पास, और उसमें भी अभी आप कह रहे हैं वेट कर लें, तो वेट क्या करें। यही अगर शहबाज शरीफ होते, मैं तो कल मैं सोच रहा था कि मैं कॉलम लिख दूँ कि शहबाज शरीफ लौट आओ, हमें पंजाब को ज़रूरत है भाई, हमें हमजा शहबाज उस तरह से डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। कल भी खारक नाले पे रोड बैठ गई, इससे पहले भी खारक नाले की दूसरी तरफ रोड बैठ गई, आज तक नहीं बनी। हमजा शहबाज को क्या पता कि मुल्तान रोड के रहने वाले लोगों को क्या परेशानी है। हम जहाँ से गुजर के आते हैं वहाँ पे घंटों ट्रैफिक जाम रहते हैं। हमजा शहबाज को उसको तो ये पता है, उनको शायद इस बात का इल्म है कि उन्होंने असम्बली का इजलास ऐवान इकबाल में बुलाना है या कहाँ बुलाना है, फिर उसके लिए मुशावरत करनी है, फिर अभी ज़िमनी इलेक्शन आ गए। उनका इस तरफ ध्यान नहीं है, तरफ शहबाज शरीफ का ध्यान रहता था। उस वक्त 7 बजे 7:30 बजे उठते थे और कई रोड्स का तो वो मुआयना करते हुए चले जाते थे, और लोग डरते थे, और लोग जो अफसर थे वो इस बात पे खौफजदा रहते थे कि यार शहबाज शरीफ मुल्तान, मुझे याद है ऑरेंज ट्रेन बन रही थी तो उसका वो पिलर जो था वो शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा था, मुझे पता है कि ये पिलर नंबर पता नहीं क्या 249 को ठोकर के पास था, तो शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा था। अगर आज शहबाज शरीफ की हुकूमत होती, मुझे बताएं, ऑरेंज लाइन ट्रेन के नीचे जो मैंने अभी बात की थी ड्रेन नाले की, बिल्कुल वो गंदगी से भरकर एक बेड बन चुका है। हमने फूल पौधे इतने खूबसूरत लगे देखे कि वाकई आपको वो रास्ते में से गुजरते, लेकिन वो सारे तबाह हो रहे हैं, सब कुछ तबाह हो रहा खाली पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा इस पंजाब के अंदर। हमजा शहबाज साहब को या तो मैंने कहा था कि आपको आपके नाम के साथ या ये वसीम अकरम प्लस वाला
लाका साहब का लगेगा या आप हमजा शबाज बनकर दिखाएंगे, लेकिन अभी तक आपने वो काम करके दिखाया नहीं है। ये किसी को मुअत्तल कर देना, ये पुरानी चीज़ें हो गई। अब लोग डेवलपमेंट मांगते हैं। अब लोग कहते हैं मेरे घर के रास्ते में जो रोड है वो इतने अरसे से ख़राब है, मतलब 6 माह से तो मेरे घर के रोड ख़राब है, मैं किसी और की बात क्या करूं। और कल फिर वहाँ पे और बारिशें होती हैं तो यकीन माने ये वो जगह जहाँ पर आधा आधा काम हो रहा है, आधा आधा अजाब बन ये जाता है। सब्जाजार लियाकत चौक से शुरू हुआ काम ड्रेन का 8 माह हो गए हैं, वो एक पाइप नहीं पड़ा उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो वो उसको कौन देखेगा? इस तरह मैं ये सिर्फ अपने इलाके की बात बता रहा हूँ। अगर शहरियों के पास इस तरह की मालूमात है हमें दें कि इतने अरसे से काम नहीं हुआ, हम उस पर रिपोर्ट करें, शायद इस हुकूमत को ख्याल आए कि इस काम के जो वो काम असम्बलियों के ऐवानों में बैठ के कर रहे हैं उसके अलावा भी करने के बहुत सारे काम हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हैं उस तरह से इफेक्टिव, काउंसलर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, सब आपने ख़त्म कर दिए, कोई अभी नए इलेक्शन भी नहीं होने, तो इसलिए ये काम भी आप ही को करना है। MPA MNA, अब मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे हल्के का MPA भी जो है नहीं, MNA हमाद अज़हर, आधे हल्के का हमाद अज़हर है, आधे के करामत खोखर हैं, दोनों PTI, और नीचे नदीम बारा साहब हैं, वो भी PTI। तो इस हल्के को तो आप तो ना ही समझे, हम तो ना ही समझे, और अगर ना ही समझे तो चले बाकी इलाके जहाँ पे आपके लोगों के MPAs हैं अब वहाँ पर काम करा दे। आमिर भाई की और मेरी दोनों की दुख की दास्तान एक है, क्योंकि हम एक ही जगह पे दोनों रहते हैं। खैर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है जी, परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने बर वक्त रहनुमाई करके दुरुस्त रनवे पर उतार लिया। बहुत ही सेंसिटिव मामला है और मुझे सम टाइम लगता है कि कमाल महारत आमिर भाई ये लोग रखते हैं और कितना एक्टिव रहते होंगे ये लोग। और असल में अनारी पायलट था, वो गलत रनवे पे जा रहा था और उस रनवे पे वो आगे डेड एंड था। तो मेरा ख्याल है कि वो अनारी पायलट, अल्लाह ताला रहम करे, पायलट फिर ये हमारा पायलट नहीं था, ये बाहर के मुल्क से आए थे और उनको शायद अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कंट्रोल टावर ने बर वक्त जो है उनकी रहनुमाई फरमाई और वो त्यारा जो है वो हादसे से बाल बच गया। ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से एफिशिएंट हमारे कंट्रोल टावर को होना चाहिए और मैं गवर्नमेंट से भी ये कहता हूँ कि हमारे एयरपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप्ड करें, धुंध में ये काम कर सकें एयरपोर्ट्स। रडार ऐसे होने चाहिए जो त्यारों की सही रहनुमाई कर सकें, अफराद ऐसे होने चाहिए जो सियासी भर्ती के ना हों, जो अपनी काबिलियत पर आएँ, और यहाँ सिक्योरिटी ऐसी बेहतरीन होनी चाहिए कि उतरने वाले को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। और वो शहर का दरवाज़ा हुआ करते हैं एयरपोर्ट, वहाँ से शहरी जो इम्प्रेशन लेकर निकलते हैं वो उनके पास बाकी रहता है, और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वही इम्प्रेशन लेकर वो वापस भी जाते हैं। तो इससे वो जो सॉफ्ट इमेज आप बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेले ठेले लगाते हैं, उसका बेहतरीन ज़रिया ये है कि अपने एयरपोर्ट्स पर आप बेहतर से बेहतर सहूलत जो है वो फराहम करें। आपके वहाँ बने वाशरूम्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन हों और काबिल इस्तेमाल हों। अक्सर मैं जब भी मुझे बाहर जाना होता है, अभी हम उम्रे की अदायगी के लिए भी जा रहे थे, तो ना 4 में से 3 बंद थे वाशरूम, अच्छा। एक खुला था। ये बहुत आप मुझे बताएं, अब जब एयरपोर्ट जैसी जगह हो जहाँ पर मुसाफिर लाखों रुपए का टिकट लेकर आते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, क्या इम्पैक्ट अच्छा सिर्फ मैं नहीं, गैर मुल्की लोग भी तो थे, वो उनका क्या इंप्रेशन जाएगा। और सफाई का भी बड़ा कंसर्न होता है, सफाई का भी बहुत कंसर्न। अच्छा, वहाँ टिश्यू पेपर्स नहीं है, फिर वो जो एयर ब्लोइंग ड्राइनेस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा होता है, शैम्पू उसके हाथ में होता है जिसने टिप लेनी होती है, ये भी बात याद रखें। अच्छा, नहीं उसने जेब में रखा होता है, और जब आप हाथ धोने के लिए नल की तरफ जाते हैं तो वो आ जाता है। अच्छा, कितनी अजीब चीज़ है आपको। हालांकि ये चीज़ें जो हैं, मैं दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पे गया, मैंने दुनिया में ट्रैवल किया, जहाँ भी गया वहाँ पे आपको सफाई नज़र आती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती है कि सिस्टम कैसा है, कि इसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं लेकिन हर चीज़ साफ़ सुथरी है। फिर हम लोग भी एहतियात करते हैं, लेकिन वहाँ एहतियात इसलिए करते हैं कि हमें साफ़ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर दरवाजे की कुंडी भी सही ना लग रही हो और आप वॉशरूम में जाकर उसको पकड़ के बैठेंगे, तो मुझे बताएं कि एयरपोर्ट्स की इस हालत के ऊपर कौन अच्छा इंप्रेशन लेकर पाकिस्तान से बाहर जाएगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, कायद-ए-आज़म इंटरनेशल एयरपोर्ट हो, लोग जाके बताते हैं इतना बड़ा शहर है लाहौर पाकिस्तान का और वहाँ पे एयरपोर्ट की ये हालात हैं। तो इसको भी बेहतर बनाएं। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कंट्रोल टावर वालों का कि उन्होंने बर वक्त एक जहाज़ को, जिसमें 155 के करीब मुसाफिर थे,
उनकी जान बचाई, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। लेकिन शुक्रिया इस बात का कि वो जाग रहे थे, और अगर वो अपने काम पर इसी तरह से फोकस करते रहे तो पाकिस्तान का अच्छा इंप्रेशन बाहर जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि एयरपोर्ट्स की जो सूरत हाल है इनको बेहतर बनाए। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा जो है हादसे से बचा लिया लोगों ने, तो फिर ये छोटे छोटे इशू जहाँ पर आपके ऊपर एक काला धब्बा लग जाता है, प्लीज़ उसको भी कंट्रोल कर लें ताकि एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो अच्छा जाए। इसके बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे। अगली खबर हमारे पास क्या है, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 100 सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी से सूबा पंजाब की 42% आबादी को फ़ायदा होगा। इस 42 के अलावा बाकी आबादी काम पर जाएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और ये मंतक थोड़ी सी समझ लेते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी से सूबा पंजाब की 42%, इतने बड़े सूबे में 42% आबादी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जी आमिर भाई। अच्छा नहीं, 42% आबादी वो है जो बेचारे मेरा ख्याल है 50 यूनिट जलाते होंगे या 20 यूनिट। इससे आप पॉवर्टी का अंदाज़ा करें, चलें छोड़ दें सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आप गुर्बत का अंदाज़ा करें कि हमारे इस सूबे में, जिसको पाकिस्तान का शायद सबसे वेल ऑफ सूबा समझा जाता है, उसमें 42% अफराद जो हैं वो डाउन टू पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। उनके पास फ्रिज नहीं है, उनके पास पीने के ठंडे पानी वाली मशीन नहीं है, उनके पास रूम कूलर, एसी को छोड़ दें, रूम कूलर नहीं है, और शायद पंखा भी नहीं है, तभी वो 100 यूनिट पे आते हैं ना। तो ये गवर्नमेंट के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आपके शहर और वो में क्रेडिट ले रहे हैं इस बात। क्रेडिट क्या लेंगे? आपके शहर में 46%, आपके सूबे में 46% अफराद, जो कि मेरे ख्याल से 70% अफराद बनते हैं, ये 46 वाला फिगर भी गलत है, वो डाउन टू पॉवर्टी लाइन रहाइश अख्तियार किए हुए हैं, और वो रहते हैं, एक वक्त का खाते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो जिस तरह से गुज़रती है, उसका जो हमने शुरू में ज़िक्र किया था कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है, मैं ये सब्सिडी को नहीं मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि खुदारा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ, ये स्लैब सिस्टम ख़त्म करें, यूनिट की एक कीमत रखें, वो दिन के किसी वक्त में भी इस्तेमाल हो। शाम में कोई आयरन कपड़े करने हो सोच रहा होता है बंदा, मोटर चलाने बंदा सोच रहा होता है कि क्या करें, अब इस टाइम तो डबल यूनिट हो, रात को कुछ दिन को कुछ, ये ख़त्म करें, और यूनिट की कीमत भी कम करें। वो जो सब्सिडी इमरान खान साहब ने दी थी, ज्यादा आप वो ना करे जाएं, नहीं करे क्यों ना जाएं। तो ये गवर्नमेंट आई किस लिए थी? ये गवर्नमेंट इसलिए आई कि यूनिट्स के पैसे बढ़ा देगी। क्यों इनसे क्यों ना कहा जाए कि ये कम करें, अपनी पॉलिसीज देखें। परेशान हूँ, आपका पेट्रोल अभी और बढ़ना है। मुझे बताएं, IMF ये तो नहीं कहती है कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के लल्ले तलल्ले ख़त्म करें, आप अपने वजारतों के लल्ले तलल्ले ख़त्म करें, आप अपने ये जो मुशीरों की लाइनें और ये जो पार्लियामेंटेरियंस को 5 रुपये में गोश्त की प्लेट मिलती है खाने को, ये ख़त्म करें। उसको गरीब की सब्सिडी नज़र आती है IMF को, और $1 अरब के लिए आप IMF के कदमों में लेट रहे हैं और लौट रहे हैं और लिपट रहे हैं। तो आपको गरीब आदमी का एहसास है कि इस वक्त गरीब आदमी किस मुश्किल में है। आपको पता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऑनलाइन टैक्सी का काम करते थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। 234 रुपये का पेट्रोल गाड़ी में डलवाएं, गाहक के नखरे अलग, फिर वो AC चलवाता है, और फिर इस ट्रैफिक के अंदर जिसमें किसी जगह आपके सिग्नल्स चलते हैं, इशारे चलते हैं, किसी जगह नहीं चलते हैं, उसमें वो सफ़र करता है, और उनकी कंपनीज ने सिर्फ ₹1 पर किलोमीटर बढ़ाया उनका। ऐसे ही बिल्कुल। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये काम बंद करके वो घर बैठ गए। उन्होंने कहा जी हम घर बैठना बेहतर समझते हैं। अभी आप ये जो ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज हैं, उनके लोगों से मिले ना जाके ज़रा, तो आपको पता चले कि लोगों के क्या हालात हैं। वो बेचारे जो रोज़गार कमाते थे वो घर बैठ रहे हैं। आहिस्ता 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 जो आपकी मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल क्लास में, और लोअर मिडिल क्लास जो थे वो पॉवर्टी लाइन पे के अंडर का रहने वालों की तरफ जा रही है। इसको ऊपर लाना काम होता है, इसको मज़ीद दबाना और मज़ीद उसको ये हौलनाक खबरें सुनाना नहीं कि 11% GST लगेगा, हर महीने 5% लेवी टैक्स लगेगा, आपका पेट्रोल और ऊपर जाएगा, ये तो 300 का फिगर क्रॉस करेगा, डॉलर इस तरह जाएगा।
आपको लाया गया है या आप आए हैं ये कहकर कि आप आवाम को रिलीफ देंगे, तो रिलीफ दें ना भाई, कहाँ देंगे, कब देंगे? आपका टर्नओवर तो 1 साल का है, तो क्या साल में सारी खराबियां, सारी महंगाइयां करके उसके बाद रिलीफ मिलेगा? तो आपके जाने का रिलीफ मिलेगा फिर लोगों को। तो ये हुकूमत का काम सोचने का है, मेरा नहीं है। ये मुफ्ता इस्माइल जैसे लोगों के सोचने का काम है। वैसे मेरे ख्याल से वो कुछ नाकाम है। इसहाक साहब को तो अब आपको मैं गवर्नमेंट जो है सारी कोशिशें पहले एक बार काम पर करें ना, इसहाक डार को वापस ले। जब तक वो जिसको मैं इवल जीनियस कहने लगा था, जीनियस मैन जो है, इकोनॉमी जीनियस जो है, वो वापस नहीं आएगा, ये चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं आएंगी, ना इनको निगोशिएट करना आता है। और सही कहती है अपोजिशन, गोलियां टोफियां बेचने वाले जो हैं वो मुल्क की इकोनॉमी नहीं चला सकते। वो लॉलीपॉप दे सकते हैं कि 3 महीने के बाद अच्छा वक्त आ जाएगा, 4 महीने के बाद अच्छा वक्त आ जाएगा। अब लोग तंग आ गए ये चीजें। वो अच्छा वक्त इस तरह से आता है कि वो लोग कहते हैं कि यार पिछले 3 महीने ठीक से, वही अच्छा सही बात है, सही बात है। फिर लोग कंपैरिजन करते हैं, चाहे जितना मर्जी मुश्किल वक्त गुजार चुके हो, जब आगे मजीद मुश्किल नजर आता है लोग कहते हैं वही वक्त ठीक था। आप हेडलाइंस जानेंगे, जिसके बाद हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं हमें इन मसाइल का शिकार नज़र आ रही हैं कि लोगों को प्रेगनेंसी लेट हो रही है। सो इश्यूज़ क्या हैं, समझ से भी बाहर हैं। मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुद से लेना शुरू कर देते हैं, ये रीज़न है। या फिर आजकल लोग डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, ये इश्यूज़ हैं। अब मुझे नहीं पता रीज़न क्या है। आप लोग के बहुत सारे सवालात थे जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि आज ही हम शो करेंगे, कुछ चीज़ें आपको गाइड करेंगे कि असल में इसकी रीज़न क्या हो सकती है, किस तरह से जो यंग लड़कियां हैं उन्हें अपनी केयर करनी है, क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है और उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान डॉक्टर जूना सईद मौजूद है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जूना। हम हमेशा जब भी आपको बुलाते हैं, मुझे पता है सुबह सुबह उठना जिन लोगों को आदत ना हो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहबा कह रही है मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, मैं बहुत आसानी से आ गई। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज के टॉपिक के बारे में पहले आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि इशू ये है कि हम लोग एक्स्ट्रा डाइट कॉन्शियस हैं, एक्स्ट्रा अपनी डाइट को हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। हर लड़की तो कहती है शादी से पहले मतलब आप डाइट शुरू कर देते हैं, आपको पतला होना है, खूबसूरत दिखना है, तो डॉक्टर्स कहते हैं यहाँ से इशू स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही है क्या? देखिए, ऑब्वियसली जब भी आपका एक्सेसिव वेट लॉस हो या आपका एक्सेसिव वेट गेन हो, ये दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। सो एज अ रूल हम पेशेंट्स को यही गाइड करते हैं कि आप कोशिश करें कि आपका BMI 19 से नीचे ना ड्रॉप करे या BMI 30 से ऊपर ना जाए, इसके दरमियान रहे, देन यूर हेल्दी। रिसेंट ईयर्स में मैंने भी नोटिस किया है कि बहुत एक्सेसिव ये शुरू हो गया कि हम इतने साइज 0 हो जाएं और ये बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे शुरू हो गया। एंड ऑब्वियसली इससे फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, इसलिए इफेक्ट होती है क्योंकि आपके हार्मोन्स का बैलेंस इफेक्ट हो जाता है। अच्छा। जब आपके हार्मोन्स का बैलेंस इफेक्ट हो जाता है तो फिर आपका ओव्यूलेशन नहीं होती सही तरह, जिस तरह आपका एग बन रहा होता है हर साइकिल में मंथली, साइकिल्स इरेगुलर होना शुरू हो जाती हैं। ये सारे के सारे कॉजेज़ फिर ऑब्वियसली प्री डिस्पोज करते हैं इन प्रॉब्लम्स इन गेटिंग प्रेग्नेंट। अच्छा, अब यही सिम्टम्स अगर हम कहें कि अगर आपको लगे कि ये थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपके लिए अलार्मिंग है, आपको डॉक्टर के पास जाना है? आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपकी साइकिल्स की इरेगुलरिटी शुरू हो रही है, अगर आपने नोटिस किया कि आपको कोई फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है जिसको हम हर्सिटिज्म कहते हैं, क्योंकि वो भी हार्मोन इम्बैलेंस, बिकॉज औरतों के अंदर तो इतने ज़्यादा थिक मुंह के ऊपर हेयर वगैरह नहीं आने चाहिए। सो ये भी इंडिकेशंस हैं। उनकी थिक स्किन, एक्नी ब्रेकआउट्स, ये सारे के सारे रीजंस हैं। एंड हम लोग ये समझते हैं कि खाली फीमेल्स का प्रॉब्लम है विद इनफर्टिलिटी, हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि मेल्स का भी 40% कॉज हो जाता है इनफर्टिलिटी के अंदर। सो मेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, रिसेंटली आदमियों को भी बॉडी बिल्डिंग का एक्सेसिव शॉक, स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, उसकी वजह से उनके ऑब्वियसली उनके जो सीमन क्वालिटी अफेक्ट होती है। और इस तरह के बहुत सारे कॉजेज़ मेल्स के अंदर भी हैं जो एक्सप्लोर होने चाहिए टाइमली। सो हम यही सजेस्ट करते हैं जब कोई आता है हमारे पास इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए, पहली बात कपल को इकट्ठा आना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अ फीमेल प्रॉब्लम कि वो आती हैं, वो अंडर सवेयर स्ट्रेस होती हैं एंड प्रेशर होती हैं बाय द ससुराल के इतने महीने गुजर गए, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उनको एज अ कपल आना चाहिए। दूसरी बात है कि अब द वे थिंग्स आर, फीमेल्स आर वर्किंग
उन्होंने दे आर ऑल वेरी करियर ओरिएंटेड विच इज़ गुड, अच्छी बात है, उनके पास इंडिपेंडेंस है, लेकिन इसके अंदर अंदर उनकी शादी की एज बहुत लेट होती जाती है। जब एज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टू इनफर्टिलिटी। अगर आप बहुत लेट शादी होएगी आपकी, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग यही रेकमेंड करते हैं सबको, और बल्कि अनमैरिड लड़कियों को भी ये गाइड करते हैं कि कोशिश करें कि आपकी 35 ईयर्स से पहले फैमिली कंप्लीट हो जाए आइडियली, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद आपकी इंसिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाता है, और इसी तरह अगर आप 40 के ऊपर चले जाएँ फिर तो बहुत ही मिनिमल हो जाता है। सो 35 तक कोशिश करनी चाहिए ख़वातीन को कि उन्होंने जितने भी बच्चे करने हैं, 2 3 4 जो भी उनका है वो कंप्लीट कर लें, ताकि फिर उनको ये सस्टेन्ड किस्म की इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। सही। मुझे बताइएगा, अब बच्चियों में आजकल जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपने कहा कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग डाइट को लेके, बल्कि मोटापे की वजह से भी इशू है, तो हमने किस तरह से केयर करनी है अपनी बच्चियों की ख़ास तौर पर? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, आप बच्चों को चिकन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, पोल्ट्री बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं, फास्ट फूड, ये वाकई रीज़न है इसकी? हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली अगर हम देखते हैं हमारी जो अनमैरिड बच्ची हैं, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो, उनको सबसे पहले कहना है कि उन्होंने ज़्यादा अनड्यू किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। बट वो भी ईजियर सेड देन डन, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, पढ़ाई के आजकल बहुत प्रेशर्स हैं, सो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बट उनको ये बार बार सिखाना है कि आपने अनड्यू किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, जो कर सकते हैं करें, लेकिन अपनी हेल्थ को ना अफेक्ट करना शुरू करें। इसके अलावा हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये जो कंडीशन जो कि बहुत आजकल हम देख रहे हैं, जो बच्चियाँ आती हैं थ्रू द डोर्स जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उसके अंदर भी यही पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के अंदर छोटे छोटे सिस्ट्स बन जाती हैं ओवरीज़ में, और एक बड़ा एग बनने के बजाय मल्टीपल छोटी सिस्ट्स होती हैं, जिसकी वजह से उनकी पीरियड्स की रेगुलरिटी भी हो रही होती है, वो इतना खा भी नहीं रहे होते जितना उनका वेट गेन हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दैट। तो हम यही सबको बताते हैं कि 70% इलाज इसका आपके अपने हाथ में, जिसके अंदर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें, आप अपने जंक फूड, स्पेशली जंक फूड इनटेक बिल्कुल ना करें, हेल्दी खाएं, और रात की जो स्लीपिंग पैटर्न है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बहुत रात लेट सोना, सुबह लेट उठना, इससे सारा आपका सिस्टम अपसेट होता है। तो टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक्सरसाइज ज़रूर इंटीग्रेट करें एज पार्ट ऑफ द रूटीन। हम लोगों का पाकिस्तान में स्पेशली एक सर्टन क्लास का तो बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वो उठते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं, वो पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन में, फिर गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं, दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स हैं, वो इतना बर्न नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मिनिमम 20 मिनट्स अ डे उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड दे शुड ग्रेजुअली बिल्ड इट अप टू 40 मिनट्स अ डे, मिनिमम 4 to 5 days a week उनका वर्कआउट होना चाहिए। वो वर्कआउट कुछ भी हो जाए, वो एरोबिक्स कर लें, वो स्विमिंग कर लें, वो वॉक कर लें, दैट्स अप टू देम एज लॉन्ग एज देयर इज़ फिजिकल एक्टिविटी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर इस तरह की कोई भी अलार्मिंग साइन हो कि उनकी साइकिल्स की इरेगुलरिटी है, या मैंने जैसे मेंशन किया पहले हेयर ग्रोथ है, या इस तरह का कोई भी साइन विच इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, तो उनको ज़रूर अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए, ताकि उनके ब्लड टेस्ट्स हों। पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो एक चीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डायग्नोज हो जाए टाइमली, उसकी मेडिकेशन दे दी जाए, तो वो आपकी साइकिल को भी रेगुलरिटी में हेल्प कर देते हैं और आगे आपकी प्रेगनेंसी में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब तो हर चीज़ का इलाज मौजूद है, आप इस चीज़ से परेशान ही नहीं हो सकते। कुछ लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं कि अगर शादी से पहले इस तरह के इश्यूज़ हमने लोगों से डिस्कस करने शुरू कर दिए, एक हमारी सोसाइटी को भी तो ओवरऑल देखे ना कि अजीब सा ही आपको बिहेवियर देखना पड़ता है, इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। खैर, ये वो इश्यूज़ हैं, ये वो सिम्टम्स हैं जिस पर आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम वेट करना चाहिए? लोग फिर कुछ प्रेशर में आ जाते हैं कि अच्छा प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फैमिली का प्रेशर अलहदा है, मेंटली आपको इतना स्ट्रेस हो जाता है, कितना टाइम आपको देखना चाहिए? हम तो जी जो रिकमेंडेशन है, जो कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, कि इफ़ यू आर 35 ईयर्स एंड बिलो, ठीक, तो आपने शादी के बाद एज लॉन्ग एज यू लिविंग टुगेदर विद योर हस्बैंड, ऑब्वियसली इसमें ये नहीं हम काउंट करते कि जैसे शादी हुई तो हस्बैंड चले गए, से मिड ईस्ट चले गए या आउट ऑफ कंट्री चले गए, वो नहीं काउंट होता। एज लॉन्ग एज द कपल इज स्टेइंग टुगेदर 1 ईयर वो इकट्ठे रहते हैं, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ताकि वो इन्वेस्टिगेट हों। अगर वो 35 ईयर से ऊपर हैं और इकट्ठे रह रहे हैं और 6 मंथ्स गुजर जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो भी उनको डॉक्टर से रजू करना चाहिए कि उनका टाइमली इलाज हो। और अगर वो 40 ईयर्स के करीब की एज ब्रैकेट में, तो स्ट्रेट अवे चले जाना चाहिए, फिर वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा उस Late हो वाली, चुके हाँ जी, लेट हो चुके हैं, ताकि अगर कुछ होना है तो स्ट्रेट अवे हो। और फिर ऑब्वियसली अगर हो भी जाता है तो फिर उसकी एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, स्पेशली उस एज ग्रुप में। इसलिए आइडियल यही है कि सारे कपल्स कोशिश करें कि 35 ईयर से पहले अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। और मैं यही लड़कियों को भी एडवाइस करती हूँ कि करियर और हर चीज़ अपनी जगह, बट देन ऑब्वियसली फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल। Exactly. तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड मैनेज करनी चाहिए। ये नहीं कि अब मेरा करियर ख़त्म होगा तो मेरी फैमिली स्टार्ट होगी। ये वाले एटीट्यूड की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सही, हाँ जी। सही। अच्छा जी, इसके साथ साथ मुझे ये भी पूछना है कि कुछ लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो मतलब अब आपको बेड पे ही रहना है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, आपका एक्टिव रहना आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अब डॉक्टर ने कह दिया आपने बेड रेस्ट पे ही रहना है, आखिर क्या बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कंडीशंस हैं, कई पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे समटाइम्स सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जिसमें जो नेक ऑफ द वूम जो होल्ड कर रहा होता है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, उनको मैकडॉनल्ड स्टिच वगैरह लगता है, उनको ऑब्वियसली एडवाइस किया जाता है बेड रेस्ट। बट बाकी प्रेग्नेंट वुमेन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट पेशेंट्स, दे आर हेल्दी वुमेन हु आर जस्ट कैरिंग अ बेबी। सो इट्स अ वेरी फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है कि वो समझें अब बीमार हो गए, अब हम पेशेंट बन गए और हमने लेट जाना है। उनको अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए, एक्टिव उनको हर वक्त एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहिए, एंड हेल्दी उनकी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपने कहा, मुझे लगता है कि आजकल हर बंदा कहता है कि लिमिटेड आपको अपनी डाइट करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कि आपकी डाइट के साथ जुड़ी हैं? नहीं, देखें, अगर आप अपनी हेल्दी डाइट रखें तो इन सब चीज़ों का ये चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपकी हेल्दी ईटिंग होगी तो चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस हाई ब्लड प्रेशर का अगर चांस बनता है प्रेगनेंसी में, उसमें बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन होती है उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं अपनी खुराक में, या बहुत ज़्यादा ऑयल का, घी का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली, तो वो वैसे भी हमें रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए सॉल्ट इंटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। घी वगैरह वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसी तरह डायबिटीज़ के अंदर मीठा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप मीठा एक्सेसिव खाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आपके जो इंसुलिन हार्मोन जो आपको मेटाबोलाइज करता है, जिसकी वजह से, जिसकी कमी की वजह से शुगर होती है, उसकी भी एक लिमिट है। उसने एग्जॉस्ट हो जाना है। जब उसने एग्जॉस्ट हो जाना है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है और उसकी फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी और बैलेंस्ड रखें तो आप इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स से काफ़ी हद तक अब बचाव हो सकता है। और अगर हो भी जाए तो इतना हो जाता है कि एटलीस्ट वो ओरल मेडिकेशन या इवन डाइट टाइप, जिस तरह जेस्टेशनल डायबिटीज़, बहुत सारे पेशेंट्स अगर अपनी डाइट कंट्रोल कर लें उससे उनको रिस्पॉन्स आ जाता है। समटाइम्स कुछ को टैबलेट फॉर्म पे जाना पड़ता है, बट जिनको ऑब्वियसली बहुत बुरा हो जाए फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस के ऊपर जाना पड़ जाता है। तो ये सारा अगर हम अपने आप को शुरू से कंट्रोल में रखें सारी चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड काफ़ी लोगों में डायग्नोज नहीं होता, जो कि स्पेशली जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिनको क्लासीफाई होती है, उनमें ज़रूर थायराइड टेस्ट होना चाहिए। इसलिए बिकॉज वो एक छोटी सी टैबलेट से लेवल्स विद इन रेंज आ जाते हैं और उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो जाता है, और लोग इनडेफिनेटली सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो वो टाइमली डायग्नोज हो जाए। और इसी तरह जो उनका वेट रेजिस्टेंट हुआ होता है कि वो कम भी कर रहे होते हैं, वेट उतर नहीं रहा होता, ये बड़ा कॉमन होता है, तो वो भी हेल्प करता है। इसी तरह जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स आते हैं, उनके अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो इतना खा नहीं रहे होते जितना वो कहते हैं हम मोटापा हो रहा होता है, वो ठीक कह रहे होते हैं, बिकॉज वो जो उनके कार्ब्स हैं वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहे होते। तो इसलिए उनको फिर हम ये ग्लूकोफेज मेडिसिन जो कि शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है, देते हैं ताकि उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो और फिर वो उनको बेहतर रिस्पॉन्स आता है। बट ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब वो आके दिखाएं और टाइमली जाएं। बिल्कुल, ये बहुत डायग्नोज हों और फिर तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये था कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इश्यूज ऐसे हैं तो आप लोग ज़रूर टाइमली डॉक्टर के पास जाएं। जितना आप जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से चेंजेस आती हैं और आप बेहतरी करें। कोई मैसेज डॉक्टर साहबा देना चाहेंगी आप देखने वालों को? मैं बस यही कहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन इस तरीके से करें कि उसके अंदर रेगुलर एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट की जाए, हेल्दी ईटिंग पे आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर। जो वर्किंग वुमेन है स्पेशली हु आर वेरी करियर ओरिएंटेड, दे शुड एम कि उनकी शादी 25-26 के बियॉन्ड ना जाएं, वो अपनी शादी करें और जल्दी अपनी फैमिली पूरी करें ताकि उनको इस टाइप की प्रॉब्लम सस्टेन्ड हो ही ना, और अनड्यू स्ट्रेस ना लें। बहुत अच्छा मैसेज है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज है जी वर्ल्ड ओलंपिक डे और आज के दिन हम आपको उन मेहमानों से ज़रूर मिलवाएंगे जो कि माशाल्लाह अपनी फील्ड में ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज के मेहमान के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, माशाल्लाह से इतने सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं और इतनी सारी कामयाबियाँ इन्होंने समेटी हैं जी। कहीं कांसे का तमगा जीता है, कहीं मेडल्स अपने नाम किए हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने मेहमान की आपसे मुलाकात कराएं। अरशद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ जाएँ, कुछ इनकी कामयाबियाँ जो मेरे सामने हैं उनकी लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूं जी। 2017 में बाकू में होने वाले इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स में इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। फिर 2018 में जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में इन्होंने कांसी का तमगा अपने नाम किया। 2019 में इन्होंने कतर में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और माशाल्लाह से यहाँ पर भी कामयाबी हासिल की। इसके बाद इन्होंने जी 86.29 मीटर के साथ इन खेलों में नया रिकॉर्ड कायम किया जो कि साउथ एशियन गेम्स थी और काठमांडू में जो इनका इनेकाद किया गया। गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया जी चैंपियनशिप में जो कि ईरान में हुई। सो इतनी सारी कामयाबियां अरशद नदीम ने कैसे समेटी हैं हम उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताइएगा, माशाल्लाह इतनी सारी कामयाबियां अपने नाम करना कोई छोटी बात नहीं है। फिर आप अपने मुल्क का नाम आगे लेके जा रहे होते हैं, एक प्रेशर भी होता है, कैसे कर लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना C42 चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस किया, और पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि काम, आप किसी भी काम में आप मेहनत करो तो आप आगे बढ़ सकते हैं बिलाशुबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब मैंने क्रिकेट खेली है। तो उसमें बस आप कहते हैं कि मेहनत करते हैं, फिर उसमें आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बड़े भाई करते थे गेम्स एथलेटिक्स की, तो उन्होंने बताया कि यार आप माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हो क्रिकेट में, तो 11 प्लेयर होते हैं तो एक दो ही मेहनत करते हैं तो आप आगे आते हैं। तो कोई ऐसी फील्ड या ऐसा अपना जो गेम्स चुनो जिनमें आप माशाल्लाह अकेले मेहनत करो, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मैंने स्कूल लेवल से मैंने ये गेम स्टार्ट की एथलेटिक्स की। उसमें मैंने माशाल्लाह कोई 8 से 10 मैं इवेंट करता था, जैसे कि जैवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है और हैमर थ्रो है, इसमें लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप है। इसके अलावा भी इवेंट्स हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए, मैंने ऑल पंजाब विन किए माशाल्लाह। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता आया और मैंने 2000 अगर देखा जाए तो जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं जो रशीद अहमद साकी साहब और मियाँ चन्नू से तल्लक है उनका, उन्होंने माशाल्लाह भरपूर मेहनत करवाई और मैंने ऑल पंजाब जो विन किया 2012 से 2015 तक, और आगे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वापडा ज्वाइन की। तो वापडा में मुझे फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब मिले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2015 से लेकर और ओलंपिक्स तक का जो सफ़र है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तय करवाया, तो मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की। सही। तो माशाल्लाह ये इतनी अचीवमेंट जो हमने आपको बताई, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। किस एज से आपने स्टार्ट किया? जी मैं तब 18 साल का था, सॉरी 16 साल का था जब मैंने स्कूल लेवल्स पे स्टार्ट की। तो मैं फिर आगे जब 2015 में आया तो वापडा ज्वाइन की, वहाँ से मेरा जो नेशनल का आगाज़ हुआ, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। मेहनत कितनी करनी पड़ती है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, ये थ्रो करना बड़ी आपको जान चाहिए होती है। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जैवलिन थ्रो एक अगर देखा जाए पूरी दुनिया में ये बड़ा जो लोग हैं ना वो लाइक करते हैं जैवलिन थ्रो को। तो मैं जो अपना इसमें सेशन करता हूँ वो सुबह और शाम करता हूँ, तकरीबन 1.5-2 घंटे की सुबह की हमारी ट्रेनिंग होती है और शाम की होती है ट्रेनिंग 2.5 से 3 घंटे की। तो फिर जाके इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्पीड वर्क है, आपने जैवलिन की टेक्निक करनी है, वेट ट्रेनिंग है, मेडिसिन बॉल है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सारी आप करेंगे तो फिर आगे आके आपको कंपटीशन में ये जैवलिन फेंकना पड़ता है। सही। मुझे ये बता दीजिएगा, डाइट क्या बड़ी स्पेशल लेनी पड़ती है एथलीट्स को, ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं होना चाहिए, आपको ताकत वाली चीज़ें खानी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आप समझ लें कि अगर आप ज़्यादा वो कहते हैं कि बॉडी वेट को बढ़ा लेंगे तो आपसे जैवलिन नहीं फेंका जाएगा। आप में ज़्यादातर जो है वो स्पीड का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप जैवलिन फेंक सकोगे। अगर आप में इतनी स्पीड नहीं है तो मेरे ख्याल में आप जैवलिन नहीं कर सकेंगे। यानी आपको बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस रखना पड़ता है। आपको लगता है कि हमारे यहाँ, मैं ये वो लोग नौजवान हमारे जो ये फील्ड ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इस तरफ आना चाह रहे हैं,
उनको लगता है कि एज सच कोई इतना स्मूथ ट्रैक नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ कोई एज सच कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हमारे एथलीट्स जो हैं उनको फैसिलिटेट भी किया जाए, उनको गाइड भी किया जाए, उनके लिए ट्रेनर भी रखे जाएं। तो आपको क्या लगता है कि चेंज हो चुका है टाइम के वाकई ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि कोई भी आप काम लें उसमें प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आती हैं, उसको फेस करना पड़ता है, तो फिर ही आप आगे बढ़ते हैं। तो मैंने की हैं, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी काम में आप अगर देख लें, गेम में आ जाएं, एजुकेशन में आ जाएं, एनीवे किसी भी काम में आप आएँ तो उसमें मेहनत है। तो मेहनत के पीछे आपके अच्छा, पीछे किसी का हाथ तो नहीं है होना चाहिए। ही। डू यू थिंक कि हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती? जैसे आप टोक्यो ओलंपिक के हीरो हैं लेकिन मेडल तक नहीं पहुंच पाए, इसमें क्या आप समझते हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट मैटर करती है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की सपोर्ट मैटर करती है। जैसे देखा जाए कि एथलेटिक फेडरेशन है, जनरल कमसाई साहब हैं, जफ़र सेक्रेटरी साहब हैं और उस्मान भट्ट साहब हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की है। और मेरे स्पॉन्सर हैं जाहिद हुसैन साहब के साथ अली साहब हैं, तलहा साहब हैं, उनकी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वर्क कर रही है। तो मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, इनकी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत है। गवर्नमेंट भी अपना वर्क करती है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जैसे कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक अलग जो है वो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो इसी तरह एक अलग ग्राउंड बनाया जाए, एक एकेडमी हो हमारी जिसमें हम अगर देखा जाए तो एथलेटिक्स में 23 जो इवेंट्स हैं, तो एक अलग ग्राउंड हो, उसमें एथलेटिक्स के जितने भी इवेंट है वो सारे उधर आके ट्रेनिंग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एशिया लेवल पे हम आसानी से मेडल हासिल कर सकते हैं। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप इतना नाम बनाने के बाद वो जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखते हैं, नौजवानों के लिए कुछ प्लान है कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनको भी आप सिखाएंगे, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे? जी इंशाल्लाह। अभी तो अगर देखा जाए तो मैंने अभी तो स्टार्ट की है। जैसे कि ओलंपिक्स में मैंने 5th पोजीशन हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हॉप थी कि मैं इंशाल्लाह फाइनल में जैसे मैंने क्वालिफाई किया है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया हूँ ओलंपिक्स में। तो बस बैड लक हुई है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन हासिल की है। तो इसमें बस काफ़ी अगर देखा जाए तो कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं हमसे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे। अच्छा, कुछ ये जो गेम है स्पेसिफिकली इसकी मुझे कुछ इसकी बता दें, कवायद ज़वाबित क्या हैं, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं जो आपको बाहर जाके स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, और कुछ रूल्स क्या हमारे और उनके चेंज हैं कि इंटरनेशनली एक ही रूल्स होते हैं? जी इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो तकरीबन सारे रूल्स एक ही जैसे हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपने क्वालिफाई राउंड है आपका, जैसे ओलंपिक्स गेम है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, इसमें क्वालिफाई राउंड आ जाते हैं। आपने क्वालिफाई, उन्होंने जब क्वालिफाई करवाना है तो 3 थ्रो आपको देते हैं वो। ठीक है। 3 थ्रो के अंदर अंदर उन्होंने एक टारगेट देना होता है कि जैसे कि ओलंपिक्स का टारगेट था 85 मीटर। और इसके लिए मैं वही पूछ रही थी, आपकी लेंथ वगैरह मैटर करती है, एक ही होती है? जी एक ही होती है, सेम। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जैसे मैंने क्वालिफाई करना था 85 मीटर क्वालिफाई था ओलंपिक्स का। ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल में 5 और 6 खिलाड़ी जो उन्होंने क्वालिफाई किया 85 मीटर। उसके बाद फिर ये ऐसा करते हैं कि इन्होंने फाइनल में 12 खिलाड़ी जो है ना वो रखने होते हैं। ठीक है। चाहे वो 80 मीटर पे आ जाएं, 83 पे आ जाएं, चाहे वो 70 मीटर पे आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर 83 के करीब तकरीबन वो थ्रो करते हैं। ठीक है। तो 12 खिलाड़ी इन्होंने आगे लेके जाने होते हैं फाइनल में। उसमें फिर उन्होंने 8 खिलाड़ी निकालते हैं, उसमें भी 12 खिलाड़ी को 3 थ्रो देते हैं, 3 में उन्होंने 4 फारे कर देने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जैसे इस तमाम दौरान मैं समझ सकती हूँ जितना प्रेशर होता होगा। जी बिल्कुल। तो मैक्सिमम मिनिमम आपकी थ्रो का लेवल क्या रहा है? अभी मैंने जो बेस्ट थ्रो की है वो 86.38 है। अच्छा। और मैंने ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड 7 बार मैंने ब्रेक कर लिया है, और इंटरनेशनल रिकॉर्ड मेरे पास 2 है। मुझे बताइएगा, जब आप ग्राउंड में होते हैं आपका फोकस कितना मैटर करता है? किस सिचुएशन में आप मेंटल किस सिचुएशन में होते हैं? आपका फोकस सामने होना चाहिए, अपने रॉड पे होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जैसे आप ग्राउंड में उतरे तो आपका पूरा फोकस आपकी गेम में होगा, तो फिर ही आप अचीवमेंट करेंगे। अगर आपका आधा फोकस अवाम पे है, आधा फोकस आपका गेम पे है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्राउड बहुत मैटर करता है कि आपको किस तरह से क्राउड जो है वो सपोर्ट कर रहा है। जिसने उधर परफॉर्म करना है उसका पूरा जो ध्यान है ना वो उधर गेम पे ही होता है, तो फिर वो परफॉर्म करता है। सही।
अब मुझे ये बता दीजिएगा, फ़र्क महसूस होता है अगर आप अपनी होम ग्राउंड पे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के सामने, जब आप खिलाड़ी आपको होता है सामने इंडियन खिलाड़ी है, तो आपका जज्बा ही कुछ और होता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उधर तो पूरी कहते हैं कि पूरी दुनिया उधर आई होती है, खिलाड़ी जितने भी होते हैं सारे आए होते हैं, और मेरा फोकस होता है कि मैं अपनी जो है ना वो थ्रो बेस्ट करूं। मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं होता, मैं अपना मुकाबला अपने साथ ही करता हूं। सही, और मेरे ख्याल से यही आपके अंदर जज्बा चीज़ पैदा कर देती है। खैर, आज के दिन की मुनासबत से अगर आपको कुछ लगता है कि फैसिलिटीज़ कम है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए या फिर बड़े लेवल पे एडमायर करना चाहिए, कुछ तजावीज़ अगर आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, तो ज़रूर आप दे सकते हैं। क्या बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, वो फैसिलिटीज़ तो कर रही हैं, लेकिन हमारे पास वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ अगर उनको वर्क करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो जैसे हमारी एथलेटिक्स में 23 इवेंट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ हो तो हम एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से मेडल ले सकते हैं और ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो फिर हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हम बता सकते हैं जी। हमारे जैसे मेहमान हमारे साथ मिसालें बनी मौजूद हैं, तो बहुत सारे ऐसे मिसालें आपके सामने आ सकती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने लेनी है ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शो में आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। कराते रहना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब बात हो रही है हेल्थ की, तो आपके साथ हम हर रोज़ हेल्दी टिप शेयर करते हैं, अपना सेगमेंट शामिल करते हैं जी, हेल्दी टिप। तो आज की हेल्दी टिप, आज के सेगमेंट हम चलेंगे सुलाफे की जानिब, जो कि बताएंगी हमारी आज की टिप क्या है। जी सुलाफे, ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं फेस योगा की, टू रिड्यूस योर फेशियल फैट। बहुत सारे लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वेट रिड्यूस कर रहे हैं, हमारा फेशियल फैट क्यों नहीं जा रहा, हमारा मुंह फिर भी उस तरह से क्यों लगता है कि अभी वेट रिड्यूस मजीद करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारा वेट लॉस कर चुकी हूँ, तो ऐसा क्यों है। उसके लिए आप फेस योगा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर देख लें कि क्या आपकी डाइट में सोडियम या नमक बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और आप पानी की इनटेक कितनी है आपकी। जब हम कहते हैं बहुत ज़्यादा पानी पीना है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमने नहर पीनी है। उसके अंदर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके पानी पीना है, यानी कि आपका जितना वेट है उसे पाउंड्स में आपने किया, उसे हाफ करें, वो आंसर्स में जो आपके पास आंसर आएगा वो कप्स होंगे, उतने कप्स आपने पानी पीना है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके पानी पिएंगे। इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं ये आपके लिए मैटर करता है, और आपकी डाइट क्या है वो भी आपके लिए मैटर करता है। और इसके अलावा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी स्लीप साइकिल क्या वो प्रॉपर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलाकर अगर आप इसको अपने सिस्टम को एक सही तरीके से सही पैटर्न में चलाएंगे, तो आपका जो फेशियल फैट है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी फन एक्सरसाइजेज होती हैं। सबसे पहले आपने पाउट, जिस तरह हम सेल्फी लेते हुए बनाते हैं, लेकिन ये एक फिश पाउट है, वो किस तरह से होगा, वो ऐसे होगा। ये चीज़ आपको दोहरानी है तकरीबन 12 to 15 टाइम्स। अगैन ये चीज़ जब आप दोहरा रहे होंगे, इसे कहते हैं फिश पाउट। आप जो लोग जो कहते हैं कि चिजल चीक्स या मुझे यहाँ का फैट कम करना है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए। इसके अलावा आपने इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, जो मैं अब अगली एक्सरसाइज आपको बताऊंगी वो क्या होगा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये एक्सरसाइज करने से हम मजीद मोटे तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, मोटे कैसे होंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये कम होगा। अब आपने इसको शिफ्ट करना है साइड टू साइड, इस तरीके से। ये दोहराएंगे आप 1 मिनट तक। यकीन करें जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर बर्निंग फील होगी और आपको महसूस होगा कि वाकई में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग प्रेशर पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए प्रेशर पॉइंट क्या होगा, जो आपकी स्किन को यूथफुल कर दे और साथ ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दे। तो ब्राउज का जो एंड होता है वहाँ पर आपने इस तरह से इसको मसाज करना है। आपको फील होगा कि आपके जो फेस है आप रिलैक्स हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपके फेस पर एक फ्रेशनेस आपको फील होना शुरू हो जाएगी टाइम के साथ साथ। इसके अलावा आपको क्या करना है, टैपिंग किस तरीके से, यहाँ पर अपनी रिंग फिंगर के साथ, प्रेशर आप किसी और फिंगर से नहीं डालेंगे, यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको टैप करना शुरू किया। या ये चीज़ जो जॉ लाइन, अक्सर लोग कहते हैं डबल चिन है, वो किस तरीके से आपने यहाँ पर, लेकिन जेंटली स्किन के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल में। रिमेंबर, जब भी कोई एक्सरसाइज करें अपने हाथ उससे पहले धो लें। और इसके अलावा आपने अपनी नेक को ऊपर लेकर जाना है और पाउट करना है, किस तरीके से, एंड रिलीज। अगैन आप रिलीज, अगैन आप
एंड रिलीज। इस तरीके से अगर आप 1 मिनट तक करते रहते हैं तो आपको खुद फील होगा यहाँ एक स्ट्रेन आ रहा है, एक्चुअली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इंगेज हो रहा है ये एरिया और आपको ये बेनिफिट्स देगा। इसके अलावा अक्सर लोग हम कहते हैं जैसे आप फियर में आप अपनी आंखें बंद करते हैं, उसी तरीके से इस एरिया में अक्सर लोग कहते हैं ड्रूपी आइज़ है मेरी, उसको किस तरह से मैं ठीक कर सकती हूँ। तो वो क्या करना है आपने, यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से इसको बंद कर ले, जैसा फियर में अपनी आंखें हम बंद करते हैं उस तरीके से आपने इसको 2-3 दफ़ा दोहराना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टैपिंग होती है स्किन की, आपने अपनी पूरी स्किन पर इस तरह से टैप करना शुरू कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से टैप किया और यहाँ पर पहली चीज़ आपने क्या करना है, अपने फोरहेड पर इस तरीके से आपने यहाँ पर ये चीज़ की और उसके बाद अपनी ब्राउज़ के बाद जहाँ पर हम डार्क सर्कल्स में हमेशा कहते हैं जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपने ये चीज़ दोहराई और उसके बाद ये जो आपकी चीक्स या एप्पल ऑफ योर चीक्स, इस तरीके से आपने ये परफॉर्म आप इसको कर सकते हैं ताकि ये लिफ्ट हो। फेस योगा आपके मसल्स को फर्म भी करता है और उनको लिफ्ट भी कर देता है अगर आप इसको साथ साथ दोहराते रहते हैं और अपने एक रेगुलरिटी के साथ इसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो नेक के साथ आपने बहुत ज़्यादा जेंटल रहना है और आराम से इसको परफॉर्म करना है, बहुत ज़्यादा सेंटी नहीं होना कि मैं बहुत तेज़ करूँगी तो शायद बहुत जल्दी फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप इसको इस तरह से दोहराते रहेंगे तो ये आपको बेनिफिट्स देना शुरू कर देगी। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज या कोई भी पॉस्चर करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट चाइल्ड्स पोज। चाइल्ड्स पोज में क्या होता है, आप बहुत आराम से इस तरीके से बैठेंगे और आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद एक्सहेल यहाँ और अपने आप को इस तरीके से आप नीचे ले गए। यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट का आप स्टे करेंगे, 2 से 3 दफ़ा आप इस चीज़ को दोहराएंगे, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उस टाइम पर बहुत अच्छी हो जाएगी और जो हम फेशियल फैट की बात कर रहे हैं उसकी शिकायत भी आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी। बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो ये होगा आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट्स देगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आई होप कि आपको ये जो फेस योगा है टू रिड्यूस फेशियल फैट पसंद आया होगा। प्रेशर पॉइंट भी आपने याद से उसको परफॉर्म करना है। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सिलाफे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी सेगमेंट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। हमारे रिपोर्टर हसनैन इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हैं। सब्जियों के रेट आज के क्या हैं वो हमें बताएंगे, लेकिन ये डीसी रेट नहीं होते, ये ओपन मार्केट के जो रेट हैं जो हमें और आपको अगर हम सब्जियां खरीदने जाएं जो रेट मिलते हैं। ओवर टू यू हसनैन। जी, ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्टों में और ओपन मार्केट में जो फ़रोख्त होने वाली सब्जियां हैं उनकी कीमतों में वाज़ेह तज़ाद देखने में आया है और जो दुकानदार हैं वो अपनी कीमतें ख़रीद के ऊपर जो सब्जियां हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं, बजाय के रेट लिस्ट के ऊपर जो सब्जियां हैं वो फ़रोख्त की जाएँ। और दूसरी बात, अगर बात की जाए यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या फिर प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर जो रेट लिस्ट हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आते हैं और उनके ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। अगर कीमतों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं आलू कच्चा जो नया है, जो कच्चा छिलका वाला है, उसकी जो कीमत है वो 58 रुपये है। ओपन मार्केट में वो 60 और 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज अव्वल जो है सरकारी नर्ख जो है उसके वो 70 रुपये हैं, ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी है जो रेट उसके 58 रुपये हैं, ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर लहसुन चाइना की बात की जाए तो लहसुन चाइना जो सरकारी नर्ख हैं वो 220 रुपये है, जबकि जो अदरक है उसके जो नर्ख हैं वो 205 रुपये हैं। लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन है वो 280 और जो अदरक है वो 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो उनमें जो गोभी है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 95 रुपये किलो है, 95 रुपये किलो है। शिमला मिर्च जो है वो 97 रुपये, अरवी की जो कीमत है वो 95 रुपये किलो है। सब्ज़ मिर्च 93 रुपये फ़ी किलो है और जो दोम है सब्ज़ मिर्च वो 73 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह अगर जो बाज़ार है उनमें कीमतों की बात की जाए तो उनमें जो सब्ज़ मिर्च है वो 130 रुपये 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। बंद गोभी जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 120, अरवी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। लीमू देसी की जो सरकारी कीमत है वो 167 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो गाजर चाइना है जी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक उसकी जो कीमत है वो 90 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 120 और 130 रुपये फ़ी किलो में। ठीक है, थैंक यू हसनैन, आपने हमें कीमतें बता दी सब्जियों की क्या है। इसके बाद मोबाइल के रेट्स हैं, मेरे पास लिस्ट है जी टेक्नो मोबाइल की। आज प्रो 8 मोबाइल है, अगर आपने ख़रीदना है 24,999 रुपये। टेक्नो 16 33,999 रुपये।
स्पार्क 7 प्रो टेक्नो का मोबाइल 22,699। और इसी तरह से स्पार्क 8C अगर आपने खरीदना है 39,999 रुपीज़। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे होगी मुलाकात कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।